हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन नवंबर 2024 की, जिसमें हमने कल ही पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट किया है, जिसके 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की जानकारी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से, जो कि पीएम पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम सीधा मूव करते हैं हमारे 4th टॉपिक की ओर, जिसका नाम है यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। आपको पता है इस समय डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट होकर आए हैं। 28 जनवरी आने वाले साल में 2025 में वो अपनी ज्वाइनिंग भी होगी उनकी। और आपको पता है इस समय नवंबर के मंथ में ही यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, और इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के साथ होता है ये। कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस बार दिया हुआ है कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या फ़र्क होता है, उसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है जिसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, वो आता है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स के रूप में। किसमें आता है? कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स के रूप में। इलेक्टोरल कॉलेज जो यूएसए का होता है, उसके अंदर 538 इलेक्टर्स होते हैं, जिसमें सीनेट में 100+3 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एंड 435 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं। बात समझ गए सारी की सारी कि ऐसा यहाँ पर प्रोविजन है इलेक्टोरल कॉलेज में, ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ये सीनेट से हैं और इतना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है प्रेसिडेंट का, ये एक इंटरमीडिएरी बॉडी है जो यूएस प्रेसिडेंट को सिलेक्शन में चूज करेगी, प्रोसेस पूरा करेगी पूरा। इस सिस्टम में वोटर को, हर स्टेट के वोटर को अपने बैलेट कास्ट करने होते हैं, सेलेक्ट करना होता है मेंबर को इलेक्टोरल कॉलेज में, फिर वो वोट करता है टू सिलेक्ट द प्रेसिडेंट। स्टेट्स का यहाँ पर बहुत सारे इलेक्टर्स हैं, वेरिंग नंबर में होते हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो। मेजॉरिटी अगर किसी भी आती है तो मेजॉरिटी के लिए जो प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट होगा यूएसए का, जिसके 270 इलेक्टोरल वोट्स आ जाएंगे, वो घोषित कर दिया जाएगा कि इनकी पूरी मेजॉरिटी है और ये यूएसए के प्रेसिडेंट हैं आपसे। ठीक है। इंडिया में इलेक्टोरल मेंबर थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो बेसिकली है हमारे यहाँ पे, जो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट कराता है, इसमें क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अब इलेक्टेड मेंबर्स जो आपके असेंबली के होते हैं ना, स्टेट के, इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी, ध्यान रखना 70th जो हमारी अमेंडमेंट थी 1992 आर्टिकल 54 में, उसने ये साफ तौर पे लिखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी ही होगी। समझ आया? तो कौन लोग मेंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के? दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स। सेकेंडली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। आर्टिकल 54 में 1992 में 70th अमेंडमेंट द्वारा ये लिखा गया था। एक बात और ध्यान से सुन लो, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इलेक्टोरल कॉलेज में एलिजिबल नहीं होते हैं। हमें पता है नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पर नहीं आएंगे, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, चाहे वो पार्लियामेंट के हों। दोनों बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पर कि कैसे और यूएसए का इलेक्शन प्रेसिडेंट का और इंडिया में क्या डिफरेंस है। तो वो है गवर्निंग एक्ट और रूल से। यहाँ पर जो स्टेट है, इसको अपना इलेक्शन रूल बनाने पड़ते हैं, और वो यूएस का डिसेंट्रलाइज सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पर हर इंडिविजुअल जो है वो मैनेज करेगा, इलेक्टोरल प्रोसेस को चेक करेगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपने अपने रूल्स हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जितने इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं पूरे इलेक्टोरल प्रोसेसेस को। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक्ट बना हुआ है 1952 का, जिसके तहत ऐसा कराया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? दोनों में डिफरेंस आपको समझना है।
तीसरी चीज़ है नॉमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो कैंडिडेट को यहाँ पर पार्टी का नॉमिनेशन सिक्योर करना पड़ता है प्राइमरीज एंड कॉकसेस की तरफ से। भारत में लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। भारत में कैसा है, भारत में प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट हैं उसको अपना नॉमिनेशन सब्सक्राइब करना पड़ता है एटलीस्ट 50 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड एज 50 इलेक्टर एज अ सेकेंडस के थ्रू यहाँ पर करना पड़ता है। बात समझ रहे हो। अब यहाँ प्राइमरीज एंड कॉसेस आया तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्योंकि इसका होता है यूज, तो हमें दोनों का मतलब पता होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज का मतलब होता है बहुत सारे जो स्टेट हैं वहाँ पे 6 से 9 महीने तक प्राइमरीज चलती है प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले। मतलब प्राइमरी वोटर्स क्या करते हैं, अपना प्रिफर्ड कैंडिडेट एनोनिमसली सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और उसके बिहाफ पर वोट अपना सीक्रेट बैलेट कास्ट कर देते हैं। तो स्टेट जहाँ पर प्राइमरी तरीके से ना रिजल्ट आते हैं वोट के टू अवॉर्ड डेलीगेट टू द विनर, वो होता है प्राइमरी, प्रेसिडेंशियल प्राइमरी। एक होता है कॉकसेस। कॉकसेस का मतलब है कि बहुत सारे स्टेट्स मंथ के अंदर अंदर ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लीड करते हैं। तो मीटिंग्स होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं डिस्ट्रिक्ट में जाके, परसेंट लेवल पर, कंट्री लेवल पर। यहाँ भी सम कॉसेस जो होते हैं वो कैंडिडेट्स को सीक्रेट बैलेट पेपर की तरफ चूज़ कर लेते हैं। दूसरा एक होता है पार्टिसिपेंट जो डिवाइड करते हैं देमसेल्फ इनटू ग्रुप, जो भी अकॉर्डिंगली, जैसे मान लो किस किस को वो सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर वो करते हैं। तो ये डिफरेंस याद करना है। कॉकसेस का मतलब ही, और पता है इन दोनों का पर्पस क्या है, ये ध्यान रखना। इनका पर्पस पता है क्या है, कि ये तरीका है पीपल हेल्प स्टेट एंड पॉलिटिकल पार्टी चूज देयर प्रेसिडेंट। ये बेसिकली प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज को सेलेक्ट करने का तरीका है। बात समझ रहे हो। ये दोनों तरीके क्या हैं, ये दोनों तरीके हैं जिससे कि लोगों के द्वारा पता चल जाए स्टेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी कौन होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो ये है दोनों के अंदर फ़र्क। ओपन प्राइमरी वोटर्स कराते हैं, मतलब बहुत तरीके से इसको करवाया जाता है। तो आपको ये दोनों टर्म्स का मतलब भी अच्छे से याद रखना है। अच्छा, इलेक्शन मेथड की ओर देखो तो बहुत सारे यहाँ जो स्टेट हैं वो विनर टेक ऑल अप्रोच लेते हैं। मतलब कैंडिडेट को क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए, एक्सेप्ट इन मैने और नेब्रास्का को छोड़ दो, बाकी सभी जगह पर चाहिए। तो कैंडिडेट कैन विन द प्रेसिडेंसी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट। ध्यान रखना, प्रेसिडेंसी को जीत सकता है विनिंग पॉपुलर वोट के बिना भी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में जीता था। तो यहाँ पर क्या होता है, विनर टेक ऑल अप्रोच, जहाँ कैंडिडेट मेजॉरिटी में अगर आ गया है ऑल इट्स इलेक्टोरल वोट्स में, एक्सेप्ट मैने और नेब्रास्का में, तो भी यहाँ पर वो कैंडिडेट जीता हुआ ही पाया जाएगा। तो विनर टेक ऑल सिस्टम को बहुत ध्यान से समझना कि ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें एक वोटिंग ब्लॉक होता है, कैन विन ऑल सीट्स इन अ लेजिस्लेचर। ठीक है। तो यहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा आपको समझ में आएगा, जैसे ना एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ना वोटिंग ब्लॉक है, कैन विन ऑल सीट्स इन अ लेजिस्लेचर इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट और डिनाइंग द रिप्रेजेंटेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा भी प्रपोर्शन तरीका होता है जीतने का। तो विनर टेक्स ऑल, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, विनर टेक्स ऑल, विनर टेक्स ऑल यहाँ पर सिस्टम चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये वाला सिस्टम के बारे में भी, कि कैसे कैसे वोटिंग सिस्टम जो होता है, विनर टेक्स ऑल, इफ़ अ मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स कोऑर्डिनेट करके किसी तरीके से और उसको पूरा दे देते हैं पब्लिकली, तो उसको सारा ये वोट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि किस बिहाफ पर किए जाते हैं ये, है ना। जैसे मान लो रीजनल काउंसिल इलेक्शंस हैं, तो वेयर वुमेन हैव फेयर्ड वेरी पुअरली, तो लेकिन एफपीटीपी या विनर टेक ऑल मेथड यूज़ किए जाते हैं उस केस में, है ना। तो ऐसा यहाँ पर भी किया जाता है, विनर टेक ऑल सिस्टम या विनर टेक ऑल अप्रोच सिस्टम को यहाँ पर अपनाया जाता है। तो ये दोनों ही बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी यूएस का इलेक्शन पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए भाई कैसे होता है, तो आप बताना जी विनर टेक ऑल अप्रोच पर होता है, जहाँ पर वोटिंग ब्लॉक कैन विन ऑल सीट्स इन अ लेजिस्लेचर। ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम ज़्यादातर मेजर डेमोक्रेसीज में ऐसे ही सिस्टम चला करते हैं। ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में पीआर सिस्टम यूज़ होता है। आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, एफपीटीपी जैसा होता है, जैसे हमारे देश में होता है ना लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन बेसिकली एफपीटीपी से होते हैं वो। लेकिन हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन पीआर सिस्टम पर होता है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
कैंडिडेट्स को 50% सिक्योर करना ही पड़ेगा ऑफ टोटल वोट्स कास्ट +1 टू विन, तब जाके कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ पर वोटिंग काउंटिंग प्रोसेस कैसा होता है, सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्ड होता है बहुत। यहाँ पर पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है ना, हैंडल किए जाते हैं ऑफ मेल इन वोट्स, पोस्टल बैलेट्स भी आते हैं तो उनको भी हैंडल किया जाता है। हमारे यहाँ सीधा सिस्टम है, ईवीएम लगाया और उसको इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन आपको पता है, यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल में होता है और हमारे देश में 5 साल में होता है। एक्सेप्शनल कोई केस आ जाए अलग बात है, अदरवाइज जनरल उसमें 5 साल में हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनके देश में 4 साल का होता है। रनिंग मेट प्रेसिडेंट जैसे आपको पता ही है, कैंडिडेट चूजिंग अ रनिंग मेट, वही वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को यहाँ पर यानी कि सोर्स करता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कमेंट सेक्शन में, जागते हुए प्लीज़ सुना करो वीडियोस को, बहुत काम की वीडियोस हैं। इतना काम आएगा ना आपको अपने एग्जाम्स लिखने में कि आपको लगेगा यार कुछ सुना था मैम से हमने। क्वेश्चन ये है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स में डिफरेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ही मुझे देना है। थोड़ा क्लास को ना इंटरेक्टिव बनाओ, सिर्फ मेरी तरफ से इनपुट आता जाए, खुद आप कुछ करना नहीं चाहते हो। इतनी कोई सर्दी नहीं पड़ गई है कि आप बिल्कुल मतलब सर्दी में ही गुल हो जाओ, पढ़ाई फिर भी करनी है। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जब आप प्रीलिम्स के लिए अगर कर रहे हो, कोई भी प्रीलिम्स देने जा रहे हो किसी भी स्टेट का या यूपीएससी का, तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ रहो। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इन इंडिया। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? रिपोर्ट ने टाइटल करा है कि एक रिपोर्ट आई जो आरबीआई द्वारा रिलीज की गई है, उस रिपोर्ट का नाम है ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के बारे में सबसे पहले देखो। इंडिया की जो सिटीज़ है ना, उसमें 400 मिलियन लोग रहते हैं और नंबर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि एक्सीड कर जाएगा 800 मिलियन बाय 2050। दो सिटीज़ जस्ट कवर 3% ऑफ द लैंड एरिया, दे कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में ध्यान से सुनो, इंडियन सिटीज़ में 400 मिलियन लोग रहते हैं, ध्यान से समझना। और 2050 तक यही 400 नंबर डबल होने वाला है 800 मिलियन। सिटीज़ में लैंड कितना रह गया है? सिर्फ 3%। और यहाँ से जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? 60% का। क्या ना, याद करो जब 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी तो उसने लोकल गवर्नेंस इन इंडिया को फॉर्मलाइज करने की बात करी। उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बनाओ भाई, लोकल गवर्नमेंट के बारे में सोचो। फंक्शंस के बारे में डिसाइड हुआ कि भाई फंक्शन क्या होंगे लोकल गवर्नमेंट के, तो उसके बारे में बात आई। 74th अमेंडमेंट ने साफ तरीके से 12th शेड्यूल में भी लिखा, आउटलाइन करा 18 फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के, डेलीगेट किया म्यूनिसिपैलिटी पे क्या क्या काम करवाना है, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन का काम एमसीडी पे छोड़ा। फिर रेवेन्यू और फिस्कल पावर कैसे कराई जाती है म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 243 का एक्स, यानी ये क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट करता है अथॉरिटी टू ऑथराइज अर्बन लोकल बॉडीज, ताकि वही टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस वगैरह असाइन करें। बात समझ में आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट अर्बन लोकल बॉडीज को ये अथॉरिटी देती है कि वो अपने अर्बन लोकल बोर्ड्स के द्वारा टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस वगैरह असाइन करें। और 243(y) क्या कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है रिव्यू करने के लिए, टैक्स कहाँ से आ रहा है, ग्रांट कहाँ से आ रहा है, वो सब चेक करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन कि खाली गलत तरीके से ही जा रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं फैल गया, तो सारा कुछ चेक करता है हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब रेवेन्यू सोर्सेज की बात करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास आखिर पैसा अपने आप ही कैसे कमाते हैं? कहता देखो, एक तो टैक्स रेवेन्यू से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करके, वाटर बेनिफिट टैक्स लेकर, एक नॉन टैक्स होता है यूज़र चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस के थ्रू, कुछ दूसरी हो गई रेंट, जैसे मान लो कोई रेंट पे दे रखा है ज़मीन, कोई लीज पे दे रखी है, कुछ रबिश कुछ ऐसा बेच रहे हैं तो उसके पैसा मिलता है। असाइंड रेवेन्यू जो शेयर्ड रेवेन्यू, उसको इसमें एंटरटेनमेंट टैक्स में लगा लो, इसमें जीएसटी वगैरह में सब्सिड्यूड है वो। ग्रांट इन एड मिलती है तो स्टेट देता है, कभी सेंटर देता है, कभी ग्रांट किसी एसबी से स्वच्छ भारत मिशन द्वारा, अमृत मिशन द्वारा दी गई थी, है ना।
तो अटल मिशन जो रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो मिशन है उसके तहत जो दी गई थी, फिर ये बोरोइंग कर लेते हैं तो उससे इनके पास पैसा आ जाता है। जैसे कभी स्टेट गवर्नमेंट से पैसा उठा लेते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा उठा लेते हैं, कभी बैंक से पैसा उठा लेते हैं, तो इसके तहत ही इनके पास पैसा आता है। अब आरबीआई की रिपोर्ट ने क्या बोला, क्योंकि हम तो रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। आरबीआई ने कहा अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं उसका रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम है। कह रहा आपको शर्म आ जाएगी सुन के, इंडियन म्यूनिसपैलिटी 2023-24 में सिर्फ 0.6% का जीडीपी उठाया है, जो कि बहुत लो है, क्योंकि सेंटर का 9.2% है, स्टेट गवर्नमेंट का 14.6% है। आप कहाँ हो? फिर टैक्स रेवेन्यू जो है 30% है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम से भी ठीक से आपको मिल नहीं रहा है। टैक्स रेवेन्यू से 30% आपका इनकम से आ रहा है, वॉलेट बाय ग्रांट कंट्रीब्यूशन सब्सिडी एंड ऑल। फिर क्या कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका कंप्यूटर ऑडिटर जनरल वाला रिपोर्ट जो है, उसने कहा जो एमसीज है 18 स्टेट्स की, वो खाली 56% प्रॉपर्टी डिमांड कलेक्ट कर रही हैं। कह रहा है ऐसा क्यों, इतना ही पैसा है? तो कह रहा है इतना कम होने की वजह से ही आपको रेवेन्यू ठीक से जनरेट ही नहीं हो पाता, आपके पास तो आपकी इनकम ही नहीं है। फिर रिलायंस ऑन ट्रांसफर, म्यूनिसपैलिटी जो है बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है, डिले एंड इनसफिशिएंट गवर्नमेंट ट्रांसफर ठीक से होते ही नहीं है। 22-23 में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने म्यूनिसपैलिटी को खाली 24.9% से 204.6 खाली इंक्रीज़ करा, बहुत कम पैसा इंक्रीज़ करा, ग्रांट ही कम मिलती है। फिर म्यूनिसिपल की बोरिंग हुई, बहुत कर्जा ले रखा है, कर्जा इनका मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो 2000 समथिंग था, 13,000 चला गया, मतलब कर्जा तो बहुत बढ़ गया। समझ रहे हो आप? इंक्रीजिंग फ्रॉम रिसीट 1.9% टू 5.2% टोटल रिसीट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो म्यूनिसिपल बोरोइंग एक बहुत बड़ा कारण है, बोरोइंग बहुत ज़्यादा, कर्जे बहुत लिए जा रहे हैं। फिर कह रहा है जो म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट है ना, ये अभी इतनी डेवलप हुई नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है। आप लगा लो 0.09% कॉर्पोरेट बॉन्ड ही है, बाकी सारे जो बॉन्ड हैं वो प्राइवेटली प्लेस कर रखे हैं, इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। तो जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट है वो बहुत ही अभी अर्ली स्टेज में है। जो प्रोसेस होता है ग्रीन बॉन्ड इनको इशू करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन ऑडिट ये सब नए नए कॉस्ट लगते हैं, मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये मार्केट अभी बहुत स्लो चल रही है। तो कह रहा है लेकिन इशू और क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है आपने देखा पैसा ही कम जनरेट होता तो फाइनेंशियल चैलेंज सबसे पहले है इनके सामने। भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे? तो एडहॉक इम्प्लीमेंटेशन है, एसएफसी को बनाया है इन्होंने। अब स्टेट क्या करता है, ऑफन डिले करता है, पैसा ही नहीं ठीक से देता है। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना का जो एसएफसी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, 2015 में बना, बट ओनली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2018। सोचो फॉर्म कब हुआ, काम कब से शुरू हो रहे हैं। एब्जॉर्विंग कैपेसिटी बहुत कम है। कैग की रिपोर्ट द्वारा अर्बन लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है 11 आउट ऑफ 18 स्टेट में हैव यूटिलाइज ओनली 61%। अच्छा फंड भी कई है तो ऐसे ही तो फंड ही नहीं ठीक से यूज़ करती हैं, ये भी चैलेंज है। फिर गवर्नेंस चैलेंज है, लिमिटेड डिवोल्यूशन ऑफ पावर है। डिस्पाइट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत सारे स्टेट्स को पूरी तरह से पावर नहीं मिली है अर्बन प्लानिंग की, लैंड यूज रेगुलेशन की। और स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो ठीक तरह से म्यूनिसिपल इलेक्शन 5 ईयर्स में बस करवा के टाइमली बस इनसफिशिएंट स्ट्रेंथनिंग है। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे बृहद बेंगलोर महानगर पालिका ने डिले करा सिंस 2020, डिसरप्टिंग लोकल गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत ही ख़राब है। इलेक्शन ही इनके ठीक टाइम से टाइमली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, टाइमली हो ही नहीं पा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स ओ हो जॉब ही नहीं मिलती यहाँ पे लोगों को, वैकेंसी इतनी है, जॉब का कुछ बनी ना ट्रेनिंग मिलती है यहाँ के लोग जो एम्प्लॉयज़ आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर इन 18 स्टेट 37% जो पोजीशन है वो एज़ पर कैग रिपोर्ट वो खाली पड़ी हुई है, जॉब्स ही नहीं है लोगों के लिए, जॉब्स आप दे ही नहीं रहे हो, वैकेंसी पड़ी हुई है, लोग पूरा ऑफिस खाली पड़े और आप कुछ दे ही नहीं रहे हो। फिर अर्बन प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी की प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है म्यूनिसिपल एक्सपेंडिचर का वो टू अर्बन डेवलपमेंट पे भी नहीं कर पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो क्या करोगे आप? फिर वे फॉरवर्ड में कहता है देखो जी इन्हांस करो अपना सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। कैसे? आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स ठीक से वैल्यूएट नहीं करते हो, तो अडॉप्ट करो वैल्यूएशन बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स फार्मूला, मैपिंग करो जीआईएस से। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते हो? लीकेज अपने आप खत्म होगी, कब तक लोग प्रॉपर्टी टैक्स आपका मारेंगे? फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप वाटर सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट पे कॉस्ट रिकवरी क्यों नहीं कर लेते हो? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और फी कलेक्शन करते जाओ पब्लिक कैंपेन लगा के। फिर टाइमली ट्रांसफ़र हो, ये भी बहुत ज़रूरी बात है
कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रिडिक्टेबल ट्रांसफ़र करे, ये देखते हुए कि भैया इन्फ्लेशन सिटी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब से उस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसफ़र करे। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है इन चीज़ों को रिकमेंड कराकर इम्प्लीमेंट कराना ऑन टाइम। बनाया ही क्यों गया था वरना एसएफसी बॉडी को। फिर डाइवर्सिफाई फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड हो गए, ग्रीन बॉन्ड हो गए, और फिनेंसिंग के तरीके ढूंढो आप, रिसोर्सेज को पूल करो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ताकि आपके फिजिकल कंस्ट्रेंट ख़त्म हो। एक्सेस करो, क्लाइमेट फाइनेंस लेना चाहो लो आप, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आपको अपने शहरों में चाहिए ही चाहिए, वरना शहर रह कैसे पाएंगे। और फिर ट्रांसपेरेंट हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेशनल म्यूनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल इम्प्लीमेंट कर दो। क्या जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चेक करे, कंप्लायंसेस वगैरह देखे, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो भी चेक करे। और ह्यूमन रिसोर्स में आप क्यों नहीं उस इशू को ख़त्म कर देते हो यार, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बिठाओ। मध्य प्रदेश ने म्यूनिसिपल कार्डर बनाया है ना स्टाफिंग और स्किल डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए, तो जब एक स्टेट कर सकता है तो बाकी स्टेट्स क्यों सो रहे हैं, उनको ज़रूरत है कि वो जागें और इस पर काम करें। So this is about this topic. Move to the next topic, that is about non-governmental organization, NGOs के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं सभी NGOs को जो भी रजिस्टर्ड हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 टू रिपोर्ट एनी चेंजेस इन देयर की ऑफिस बियरर मेंबर्स के लिए। वो रिपोर्ट कोई भी चेंजेस हो वो सारी इंस्ट्रक्शंस को वो मानेंगे। हुआ क्या, हुआ ये कि एक्वायरमेंट स्टिल अप्लाइज, इवन अगर एनजीओज प्रीवियसली उन्होंने कभी एफसीआरए लाइसेंस अप्लाई किया था स्टिल वो अगर पेंडिंग है तो वहाँ पर भी दिक्कत है। एनजीओ को नई एप्लीकेशन देनी चाहिए ताकि वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दे प्रीवियस वन को, रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारी सेवरल एनजीओज कैंसिल हो गई पास्ट ईयर्स में वायलेशन एक्ट की वजह से, तो वो भी हम देखें। तो इसी वजह से एनजीओज के साथ बहुत सारे कलेश हो रहे थे, क्योंकि वो एक तो ठीक से अपना वैल्यूएशन नहीं कराती हैं, पास्ट ईयर्स में जो वायलेशन करती रह रही हैं उनके पीछे भी। अब सबसे बड़ी बात है इनके साथ क्या दिक्कतें हैं, एनजीओ होती क्या है, और इंडिया में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में ये टॉपिक है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली काम करता है और कुछ ह्यूमैनिटेरियन या डेवलपमेंट के काम के ऑब्जेक्टिव से इसको बनाया जाता है। भारत में एनजीओज को चलाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसके तहत ही सभी एनजीओज गवर्न किए जाते हैं। एक प्राइवेट ट्रस्ट है, दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 से गवर्न होगा, पब्लिक का मतलब है जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी लिखा हुआ है उसके तहत आप गवर्न किए जाओगे, रजिस्टर किए जाओगे। कुछ चैरिटेबल कंपनीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, उसके लिए सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत ये गवर्न की जाती हैं। तो जो भी एनजीओ को फॉरेन डोनेशन या कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके लिए पहले एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस एमएचए से लेना पड़ता है अंडर एफसीआरए 2010। ऐसे ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं उठा लेना है, पता चला धंधा ही शुरू हो गया जी, बाहर से पैसा आ रहा है और फिर गलत तरीके से उसको भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके तहत ही ये काम हो पाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है एनजीओ से रिलेटेड, तो 7th शेड्यूल है जिसमें ट्रस्ट एंड चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है। फिर आर्टिकल 19 का 1C क्या कहता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। अब रेगुलेशंस क्यों है एनजीओस की अंडर एफसीआरए, क्यों रेगुलेट क्यों करा हुआ है एनजीओस को, क्योंकि ये रेगुलेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जी देखो, रेगुलेट एक तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए कोई कंपनी कर रही है, कोई बंदा कर रहा है, कोई एसोसिएशन कर रहा है, आप पहले दिखाओ कौन कर रहा है। फिर फॉरेन फंडिंग का सही इस्तेमाल हो, कहीं फॉरेन फंडिंग हमारे ही नेशन की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर ही असर ना डाल दें, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी या इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर, इसीलिए कोई व्यक्ति विशेष पे कोई डेंजर ना आ जाए, कंट्री की सोवरेनिटी पे असर ना आ जाए, इसीलिए इस रेगुलेशन के तहत ही चलना होता है एनजीओ को। 2020 में इसको अमेंड भी किया गया।
कि मिसयूज़ ना हो फंड के, स्पेसिफाइड बैंक में आएगा, ट्रांसफ़र का कुछ अमाउंट ऐसा रखा गया, 50% 20% जो रिड्यूस करा सीलिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, डायरेक्ट पर्सन रिसीविंग फॉरेन फंड नॉट यूटिलाइज, अगर कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हो, सारा कुछ बताना है, आधार नंबर देना है, जो भी पैसा आ रहा है वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाए नहीं कर पाओगे आप देखो, ऐसा मत समझो कि रोल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओस का नहीं है, डेफिनेटली रिसीव करो, बट वो पैसा बहुत लिक्विड ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे। एनजीओस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के लिए, सबसे बड़ा रोल होता है इनका किसी भी कंट्री के लिए गवर्नेंस का। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं। कह रहा है देखो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, ये कौन करवाते हैं? ये एनजीओज ही तो हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच में ना बहुत इंक्लूडेड रहते हैं। कह रहे पीआईएल गई इनके बिहाफ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया इन्होंने कैंडिडेट्स को कि डिस्क्लोज करा करें, जो भी इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल एसेट, ये सब दिखाएंगे ड्यूरिंग इलेक्शंस। फिर सप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट एफर्ट्स, अक्षय पत्रा फाउंडेशन है, जैसे पीएम पोषण इनिशिएटिव इंप्लीमेंट कराना है माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो ये करें। फिर सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रिफॉर्म की बात आती है, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स को, बचपन बचाओ आंदोलन जैसे नोबेल पीस लॉरेट कैलाश सत्यार्थी जी ने करा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि सेवा जो है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सपोर्ट करे वुमेन वर्कर्स को इनफॉर्मल सेक्टर ट्रेनिंग वगैरह में। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्टर्स, जैसे नाज फाउंडेशन है, वो HIV एड्स के लोगों को सुरक्षित रखती है, LGBTIQ+ कम्युनिटी का ध्यान रखती है। इनकी जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डीक्रिमिनलाइज कराया था नाज फाउंडेशन ने, याद रखना आप। फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एनजीओ गूंज बहुत काम कर रही है गाइज। फिर आप देखो सोशल अपलिफ्टमेंट कितना किया ना, ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट करती है। कह रहा कैसे, कह रहा एजुकेशन में उनको सहारा देती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। कह रहा कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कह रहा प्रथम एनजीओ, क्वालिटी एजुकेशन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए ये बहुत काम करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, ये हेल्थ पे ध्यान देते हैं। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स जो है उसने इंडिया के लिए ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम किया हुआ है। रिसर्च ऐसे डेवलपमेंट के लिए ऑक्सफैम है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, सारे के सारे काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इंडिया में प्रमोट हो एनजीओस। और स्टेप टेकन वे टू प्रमोट एनजीओस को प्रमोट करने के लिए भारतीय सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार इनको फंड्स देती है, स्कीम चलाती है, कल्चरल फंड्स वगैरह देती हैं, एनजीओ दर्पण करके इसमें यूनिक आईडी एनजीओस को रजिस्टर कराया जाता है। पर चैलेंजेस भी हैं, फंक्शनल चैलेंज है, इनका फंक्शन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि पोटेंशियल डोनर ड्राइवन एजेंडा मिसअलाइन विद लोकल कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे एनजीओस को एक सेंट्रल रोल निभाना पड़ता है इंट्रोड्यूसिंग सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी टू इंडिया। सोचो आपके डोनर एजेंडा से लोकल कॉन्टेक्स्ट में इशू आएगा, पॉसिबल इंटरफेरेंस हो सकती है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में। एग्जाम्पल के तौर पर जो कुंदनकुलम एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स, बहुत सिवियर प्रोटेस्ट हुए इंटरनेशनल एनजीओस ने, अब गवर्नमेंट कुछ चाह रही है, एनजीओस ने कुछ और प्रोटेस्ट करा दिए। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स में जो फंड्स हुआ मिसयूज ना हो, टेररिज्म रेडिकलाइजेशन, यहाँ पर सरकार और एनजीओस की पटती नहीं है। फिर बहुत स्ट्रिक्ट FCRA रेगुलेशंस हैं, स्मॉल एनजीओस तो बेचारी फंस के रह जाती हैं, बड़ी तो चलो कुछ नहीं कर पाती, बड़ों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, स्मॉल एनजीओस को बहुत दिक्कत है। फाइनेंशियल इतना फ्रॉड है, मतलब करप्शन इतना ज़्यादा है यहाँ पर, पता है मिस मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सबसे ज़्यादा आपको एनजीओस में मिलेंगे देखने को, इसीलिए FCRA को रेगुलेट करना इतना ज़रूरी हो गया था। फिर ऑपरेशनल इशू है, हाई डिपेंडेंस डोनर पर, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, आप कोई काम बिना फंडिंग के कर नहीं सकते, उसके लिए आप डिपेंडेंट हो, डोनर देगा तो फिर कुछ होगा। पुअर वॉलंटियर एंगेजमेंट है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है। फिर कह रहा है रिकमेंडेशन तो मान ही सकते हो, कह रहा किसकी, कह रहा विजय कुमार कमेटी 2017 में बिठाई गई थी, उसने साफ कहा था लाइट रेगुलेशन अप्रोच करो, एक बैलेंस बनाओ, ओवरसाइट भी करो लेकिन ऑपरेशनल फ्रीडम भी दो एनजीओस को, हर्डल्स मत बनो उनके बीच में आप। और सरकार का एनजीओस का रिश्ता है कोऑपरेशन वाला हो, और मॉडर्नाइज कर दो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, इनकम टैक्स एक्ट, सारे कंप्लाइंसेस वगैरह को मॉडर्नाइज करो, नोडल बॉडी बिठाओ ना, ताकि जो एक तो बीच में कोई बॉडी हो जो इंटरेक्ट करे एनजीओ और गवर्नमेंट दोनों से। फिर कॉम्प्रिहेंसिव एक्रेडिटेशन ऑडिट की ज़रूरत है, सर्चेबल डेटाबेस होना चाहिए एनजीओस के लिए, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप के तहत वॉलंटियरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और सेकंड ARC की रिपोर्ट को मान जाओ, कह रहा क्या करना है, FCRA के इम्प्लीमेंट को डिसेंट्रलाइज करो, नीचे तक लेवल पर हो, ऊपर से तैरता हुआ ना हो खाली।
फिर बैलेंस लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशंस होनी चाहिए, यानी जितने भी वॉलंटरी सेक्टर ऑपरेशंस हैं वो बैलेंस्ड वे में निकल कर आए, लॉज भी हो, लॉज की सही ढंग से इंटरप्रिटेशंस भी हो, और जो काम करने के लिए एनजीओ बनाई गई है वो काम भी वो करती रहे बिना हर्डल्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स को अगर हम मान लेते हैं तो काम हो जाएगा। कल गाइज हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा बड़ी मैं चाहती नहीं हूँ वीडियो बने, वरना बोरिंग ना हो जाए आपके लिए। आप अच्छे से एक एक टॉपिक को जम के समझ लेना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत काम के टॉपिक्स हैं ये। आज ठीक से पढ़ लोगे तो मेंस के आंसर भी लिख पाओगे, प्रीलिम्स में अच्छा कर पाओगे और इंटरव्यू अच्छा दे पाओगे, मैं सच बता रही हूँ। बस फॉलो करते जाओ, फ्री ऑफ इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट है हमारा तो पूरा, तो आप चलते जाओ यार। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।